जंगल में घने बादल छाए हुए थे। मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, बाहर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? मुझे भूख भी लग रही है। मीना बेटी, डरो नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आप अकेली मत जाइए, हमें भी साथ ले चलिए। बबलू बेटा, अभी आप दोनों बहन भाई बहुत छोटे हो और बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम मेरा घर में ही इंतजार करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये कहते हुए मानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया के बाहर निकलते ही आसमान पर जोर से बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के बच्चे घोंसले में कांपने लगे थे और छत से पानी भी टपक रहा था। घोंसला तो जैसे टूटने लगा था। भैया, मम्मा कहाँ रह गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना बहन, डरो नहीं, मम्मा आ जाएंगी, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। उधर मानो चिड़िया तूफानी हवा और बारिश से लड़ रही थी। उसके पंख भीग गए थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे बच्चे भूखे और अकेले हैं, मुझे हर हाल में पहुंचना होगा। बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया वापिस अपने घर लौट आती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, आप आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। बच्चों, कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास आ गई हूँ ना। मगर उसी समय एक जोरदार आवाज आती है। जंगल में तो बाढ़ आ चुकी थी, पानी तो घर में पहुँच गया था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर निकलती है, तभी उनका घर भी पानी में बह जाता है। मम्मा, हमारा घर तो बाढ़ में बह गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मानो चिड़िया बहुत चिंतित थी। वो अपने बच्चों को लेकर तूफान में उड़ गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पुराने दोस्त बादल कफे के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया, दरवाजा खोलो, मेरा घर बह गया है, मेरे बच्चे कांप रहे हैं। तभी बादल कप्पा अंदर से बाहर आता है। जल्दी आओ, अंदर आ जाओ चिड़िया। मगर पीछे से ही बादल की पत्नी बिजली भी आ जाती है। नहीं नहीं, किसी को अंदर मत लाओ बादल, पहले ही हमारा घर बहुत छोटा है, अगर तुम इन्हें अपने घर में ले आओगे तो हम कहाँ रहेंगे? बिजली बहन, बस एक कोना दे दो, मेरे बच्चे भीग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए। नहीं चिड़िया, मेरे घर में जगह नहीं है, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बादल कफे को लेकर अंदर चली जाती है। चिड़िया बाहर अपने बच्चों के साथ ही भीगती रह जाती है। बच्चों, घबराओ नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी उसे सामने से कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। अरे मानो बहन, ऐसी तूफानी बारिश में कहाँ जा रही हो? चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबूतर भैया, मेरा घर बह गया है, देखिए मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की जान कैसे बचाऊं। अरे चिड़िया बहन, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम मेरे पास चली आती। चलो, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में चलो, मेरा घर बहुत ऊपर है और वो सुरक्षित भी है। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कबूतर के घर में चली जाती है। मम्मा, अब हमें अच्छा लग रहा है। कबूतर भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चिड़िया बहन, एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी का सहारा होता है। वो ऐसे घर में बैठे हुए थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कबूतर भैया, ये किसकी आवाज है? चलिए चलकर देखते हैं। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सामने तोता पानी में डूब रहा है। चलिए कबूतर भैया, हमें तोते को बचाना होगा। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर तोते को बचाते हैं और अपने साथ अपने घर में ले आते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। एक तेज हवा के झोंके से कौवों का घर भी पानी में नीचे गिर जाता है और बह जाता है।
वो दोनों पति पत्नी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। बादल जी, यहाँ से तो बच गए, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसी बारिश में भीगते रहे तो जरूर मरेंगे। नहीं बिजली, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चलो मेरे साथ। फिर बादल कव्वा बिजली कव्वी को लेकर एक बड़े पेड़ की खोखर में जाता है। अरे बादल जी, ये खोखर तुम्हें कहाँ से मिली? बिजली, जब मैं दाना ढूंढ रहा था तब मेरी नजर इस खोखर पर गई थी। अच्छा बादल जी, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। अब ऐसी तेज बारिश में भला मुझे कहाँ से भोजन मिलेगा? चलो बादल जी, कबूतर के घर से भोजन चोरी करने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली अपने घर से निकलती हैं। वो दोनों खिड़की के रास्ते से कबूतर की रसोई में जाती हैं और वहाँ से भोजन चुराकर उस खोखर में आ जाती हैं। देखा बादल जी, हमें घर भी मिल गया और भोजन भी। बिजली कव्वी ने ऐसा कहा ही था कि पीछे से एक सांप आकर उन दोनों को दबोच लेता है। वो खोखर तो एक सांप की थी। सांप उन दोनों पति पत्नी को मारकर खा जाता है और उनके पंख वहीं पड़े रहते हैं। अगली सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। अरे ये क्या, हमारा भोजन कहाँ चला गया? लगता है कबूतर भैया, किसी पक्षी ने आपका भोजन चुरा लिया होगा। हाँ कबूतर यार, ये देखो काली पंख, ये तो कौवों की है। ये काम जरूर उन कौवों का ही होगा। फिर वो तीनों घर से बाहर आते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की खोखर के बाहर कौवों के पंख पड़े हुए थे। ये तो सांप की खोखर है, यहाँ तो कौवों के पंख भी पड़े हैं। लगता है दोस्तों, कौवों को अपने किए की सजा मिल गई है। बुढ़िया, मैंने कहा था ना कि मेरे जादुई मटके को पंख मत लगाना। आज तूने उसे छुआ, अब सारी रात तो इसी बारिश में भीगती रहे। बहू, मैं तो बस सफाई कर रही थी, न जाने कब मेरा पंख मटके से लग गया। बेटी, मुझे अंदर आने दे, बहुत सर्दी है बाहर। तभी बादल कव्वा घर से बाहर आता है। माँ, बिजली सही कह रही है, तुम्हारे पंख लगने से हमारी किस्मत खराब हो सकती है। अब तुम चुपचाप बाहर बैठी रहो। तभी कोमल चिड़िया वहाँ से गुजरती है। वो ये सब देखकर रुक जाती है। बिजली और बादल, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपनी माँ को ऐसी बारिश में बाहर क्यों बिठाया है? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अरे वो छोटी चिड़िया, तू अपने काम से काम रख। तू मेरे घर के मामलात में दखल ना दे। जब बादल को कोई दिक्कत नहीं तो तुझे क्या दिक्कत है? जा, निकल जा यहाँ से। बिजली कव्वी की बातें सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कव्वा अपनी माँ से जरा भी प्यार नहीं करता था। उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि उनकी माँ की शक्तियों के कारण ही उनका घर इस तूफान में भी सुरक्षित था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात बिजली कव्वी अपने पति से कहती है, बादल, जल्दी करो, अगर इस नीले कागज पर तुम्हारी माँ ने पंख लगा दिया तो ये पूरा बाग और इसके सारे जादुई फल हमारे हो जाएंगे। बादल कव्वा बिजली की बातों में आ जाता है और वो डरते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है। बादल जी, जल्दी करो, देखो माँ सो रही है, अच्छी का पंख इस कागज पर लगवा लो। बादल कव्वा अपनी माँ के पास जाता है और उस नीले कागज पर अपनी माँ का पंख लगवा लेता है। ये सब देखकर बिजली कव्वी बहुत खुश होती है। अगली सुबह होते ही बिजली कव्वी अपनी सास की एक पुरानी पोटली और उसे घर से बाहर निकाल देती है। चलो बुढ़िया, अब ये सारा जंगल का हिस्सा हमारा है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? बुढ़िया, तुम जंगल की सबसे भयानक काली पहाड़ी पर चली जाओ, वहाँ तुम्हारी जैसी भटकती रूहें रहती हैं। बादल की माँ ये सब बातें सुनकर रोने लगती है। बादल कव्वा भी चुप बैठा हुआ था। वो तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था। बेटा बादल, याद रखना, जब तक मैं यहाँ थी तो ये घर सुरक्षित था। आज तुमने अपनी माँ को इस घर से निकाल दिया। आज तुमने अपने घर का सुरक्षा कवच बाहर फेंक दिया। चाहिए माँ जी, हमें आपका ये सुरक्षा कवच नहीं चाहिए। आप अपनी ये फटी पुरानी पोटली उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तभी बिजली कव्वी कहती है, बादल, माँ इस पोटली को बहुत संभाल कर रखती है, इसे ये पोटली साथ नहीं लेकर जाने देंगे।
यो बुढ़िया, ये पोटली भी हमारी हुई, तुम्हारा सारा कुछ हमारा है, अब चली जा यहाँ से। बादल कव्वे की माँ वो पोटली वहीं छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, बिजली आगे बढ़ती है और उस पोटली को खोलती है। जैसे ही पोटली खुलती है तो उसमें से काले सांप बाहर निकलते हैं। बिजली, ये क्या? इस पोटली में तो सांप है। बादल जी भागो, घर के अंदर भागो। डरते हुए वो पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बूढ़ी कभी उड़ते उड़ते रास्ते में थक जाती है और नीचे गिरती है। तभी कोमल चिड़िया देखकर भागती हुई वहाँ आती है। माँ जी, आप यहाँ इस हाल में, चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। बेटी, मुझे छोड़ दो, मैं बदनसीब हूँ। मुझे तो मेरे अपने बेटे ने भी घर से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ जी, बुराई का समय लंबा हो सकता है मगर सच्चाई हमेशा जीत जाती है। कोमल चिड़िया बूढ़ी कभी को अपने घर ले जाती है। माँ जी, ये मीठे फल खा लें, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। बूढ़ी कभी बहुत भूखी थी, वो मीठे फल खा लेती है और फिर अपने गले से एक सुनहरी चाबी निकालती है और चिड़िया को देती है। बेटी, ये सुनहरी छाते की चाबी है, ये सिर्फ उसी के लिए खुलती है जो दुख में साथ दे। आज से ये तुम्हारी है। जंगल में अचानक एक काला तूफान आता है। बिजली और बादल का घर तिनके की तरह उड़ने लगता है क्योंकि अब बादल की माँ का सुरक्षा कवच नहीं था। बादल जी, कुछ करो, हमारा घर टूट रहा है। तभी घर के बाहर वही सांप आ जाते हैं और वो उनके घर को नीचे गिराने लगते हैं। बिजली, ये तो वही सांप है जो पोटली से निकले थे, हमारे घर को गिरा रहे हैं। बचाओ, बचाओ। ऐसी तूफानी बारिश में जंगल के सभी पक्षी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। वो सब चिड़िया के घर आते हैं। कोमल चिड़िया बूढ़ी कभी का दिया हुआ सुनहरी छाता खोलती है। चिड़िया के घर के गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में सुरक्षित रहते हैं। ऐसे वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब वो सभी पक्षी बादल और बिजली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें देखकर हैरान होते हैं क्योंकि बिजली और बादल के पंख टूट चुके थे। देखो बेटा, बादल, लालच की वजह से तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। बिजली और बादल को अपने किए का बहुत पछतावा था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। बेटे, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु आज से ये मेरा जादुई बागीचा मैं चिड़िया को देती हूँ और तुम दोनों चिड़िया के इस बागीचे में नौकर बनकर काम करोगे। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तभी तुम उड़ सकोगे। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। सुनहरी बेटी, आज तेरी माँ का कौवा बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा है। आज अपनी इस बूढ़ी चील माँ को कौवा बिरयानी बनाकर तो खिला दो। माँ, आजकल के कौवे बहुत चालाक होते हैं, मेरे जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसते। बेटी, क्या तू अपनी इस बूढ़ी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पूरे जंगल में काले कौवे काय काय करते फिरते हैं। क्या तुम अपनी माँ के लिए एक कौवा नहीं पकड़ कर ला सकती? ठीक है माँ, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो आज मैं जाती हूँ जंगल में। ऐसा कहते हुए सुनहरी चील अपने घर से निकलती है। जंगल में जो पक्षी भी चील को दूर से देखता है तो वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। ऐसी तो मैं पक्षियों को नहीं पकड़ पाऊंगी, मुझे किसी कौवे का घर ढूंढना होगा। ऐसा सोचते हुए सुनहरी चील वहाँ से उड़ती है। उसे दूर एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर, सुंदर कबूतर, ये कौवों का घर कहाँ है? मुझे कौवों से जरूरी काम है। मैं सब जानता हूँ चील, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझे खाना चाहती हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। डर गया, ये कबूतर मुझे देखकर डर गया। देखो कैसे भाग रहा है। अब मैं किस पक्षी से कौवों का घर पूछूं? ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते कौवों के घर तक पहुँच जाती है। सुनहरी चील कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है।
अंदर से बिजली का भी दरवाजा खोलती है। चच चील, दूर दूर हो जाओ मुझसे। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें झाड़ू से मारूंगी। ना कभी मुझे मत मारना। वो तो मैं तुमसे पूछने आई थी, क्या तुम्हारे पास शक्कर है? पता है मेरी माँ आज चावल की खीर बना रही है, परंतु घर में शक्कर नहीं थी। मेरी माँ ने कहा है कि कापों के घर से शक्कर मिल जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा चील दी, क्या तुम्हारी माँ खीर बना लेती है? हाँ कभी, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है मेरी माँ। तुम मुझे शक्कर दे दो। अगर तुमने खीर खानी है तो शाम को मेरे घर में आ जाना। बिजली का भी चील की बातों में आ जाती है और वो सुनहरी चील को शक्कर का डिब्बा दे देती है। चील, अपनी माँ से कहना कि मेरे लिए खीर रखेगी, मैं शाम को जरूर आऊंगी। ठीक है काफी, मैं और मेरी माँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। कितनी सुंदर हो तुम, कितने काले काले पंख हैं तुम्हारे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बिजली का भी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती है। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? कभी बादल ने भी मेरी तारीफ नहीं की। तुम चिंता नहीं करो चील, मैं शाम को जरूर आऊंगी। देखना, मुझ जैसी सुंदर कवि देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। फिर चील शक्कर का डिब्बा लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही बिजली का भी चिड़िया के पार्लर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे सुंदर तैयार कर दो, और हाँ, तुम्हारे पास जो मोतियों का हार है वो भी मुझे दे दो। क्यों बिजली बहन, आज कहाँ जा रही हो इतना बन ठन कर? चिड़िया, आज तुम्हारी सहेली चील के घर दावत खाने जा रही है। पता है, चील मुझे खुद आमंत्रण देने आई थी। चील का सुनकर कोमल चिड़िया डर जाती है और बिजली कवि से कहती है, नाना बिजली, ऐसा मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें दावत पर बुलाकर तुम्हारी ही दावत उड़ाएं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसी बात नहीं है। वो चीलें बहुत अच्छी हैं। पता है, उसने मेरी बहुत तारीफ की है, और सुनहरी चील की माँ भी मुझसे मिलना चाहती है। बिजली कवि चिड़िया से तैयार होकर और उसकी मोतियों की माला पहनकर वहाँ से चली जाती है। ये बिजली की बच्ची ऐसी नहीं मानेगी, मुझे इसे चीलों से बचाना होगा, वरना वो चीलें इसे खा जाएंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उड़ती है और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और वो कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, हमें बिजली के पीछे जाना होगा, वरना वो चीलें इसे खा जाएंगी। चिड़िया बहन, ये लालची कवि खुद तो मुसीबत में फंसती है और हमें भी फंसाती है। तुम रुको, मैं तोते को भी बुला कर लाता हूँ और फिर हम सब मिलकर जाएंगे। अरे सुनहरी बेटी, तूने तो कहा था कि काली कवि शाम को जरूर आएगी, परंतु अभी तक तो कोई भी नहीं आया। माँ, तुम चिंता नहीं करो, वो काली कवि जरूर आएगी। आज मैं अपनी माँ को कव्वा बिरयानी जरूर खिलाऊंगी। बिजली कवि उड़ती हुई चीलों के घर पहुँच जाती है। सुनहरी चील, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बिजली कवि। माँ, आ गई वो काफी। माँ, तुम अलमारी के पीछे छुप जाओ और पीछे से हमला करना उस कवि पर। सुनहरी के कहने पर उसकी माँ अलमारी के पीछे छुप जाती है और सुनहरी चील दरवाजा खोलती है। आओ बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर और चीकू तोता बिजली कवि के दोस्त थे। वो उसे बचाना चाहते थे। वो भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। बिजली कवि चील के घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही बिजली कवि अंदर जाती है तो अलमारी के पीछे छुपी चील की माँ बाहर आती है। वो दोनों माँ बेटी मिलकर बिजली कवि को रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे रस्सियों से क्यों बांधा है? काफी, मेरा कई दिनों से कव्वा बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था। बहुत मुश्किल से हमारे पंखों में लगी है तू। आज तो मैं कव्वा बिरयानी खाकर ही रहूंगी। ये सुनकर बिजली कवि तो रोने लगती है। तोते और कबूतर भैया, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। लगता है उन्होंने बिजली को पकड़ लिया है, तभी तो इतनी खामोशी है। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त अंदर जाते हैं। बूढ़ी चील, पीछे हट जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। बूढ़ी चील ज्यादा पक्षियों को देखकर डर जाती है और वो अलमारी के पीछे छुप जाती है। पक्षियों, तुम इस काली कवि के लिए मुझसे दुश्मनी मोल रहे हो। जाओ, चली जाओ, मैं वादा करती हूँ
आज इस काफी बिरयानी बनाने के बाद मैं मांस खाना छोड़ दूंगी। चिड़िया बहन, मुझे बचा लो, मुझे इन चीलों से बचा लो। फिर वो तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। चील पीछे हट जाती है। वो बिजली कपी की रस्सियाँ खोलते हैं और उसे आजाद करवाकर वहाँ से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज आप सबने दोस्ती का हक अदा कर दिया, नहीं तो वो चीलें अब तक मेरी बिरयानी बनाकर खा गई होती। बिजली, इतना लालच मत किया करो, तुम अपने लालच की वजह से ही मुसीबत में पड़ती हो। ऐसे बिजली कपी के दोस्त उसे बचा लेते हैं और बिजली कपी उन सब का धन्यवाद करती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल के किनारे बने अपने सुंदर घर में कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रही थी। समय के साथ साथ इनकी बेटी मीना अब बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत ही समझदार, मेहनती और दयालु पक्षी बन गई थी। एक प्यारी सुबह कोमल चिड़िया अपने आंगन में बैठी चाय पी रही थी और कुछ सोच रही थी। चंदू जी, जरा सुनिए, समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। हमारी प्यारी मीना अब बड़ी हो गई है। हाँ कोमल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें इसके भविष्य की चिंता करनी चाहिए और इसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। चंदू और कोमल अभी ये बातें कर ही रहे थे कि उसी समय मीना नदी से मटके में पानी लेकर वहाँ आती है। वो अपने मम्मा पापा की बातें सुनकर रुक जाती है। मम्मा, पापा, आप सुबह सुबह चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हैं? मीना बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक अच्छा दयालु दूल्हा ढूंढना चाहते हैं। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही मीना शर्मा जाती है। मम्मा, आप भी ना अभी से मेरी शादी की बातें शुरू कर दी। इधर झाड़ियों के पीछे खेलता हुआ बबलू ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कूदने लगता है। अरे वाह, मजा आएगा। अब मेरी दीदी की शादी होगी और हमारे घर में भी जश्न होगा। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया के घर इसके करीबी दोस्त बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहाँ मिलने पहुँचते हैं और सभी इस विशेष विचार पर बात करने लगते हैं। चंदू भाई, मैंने सुना है कि दूसरे जंगल में एक बहुत ही अच्छा और नेक पक्षी परिवार रहता है। हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ चंदू भाई, बंटी बिल्कुल ठीक कह रहा है। वहाँ चलकर हमें अपनी मीना बिटिया के लिए कोई अच्छा पक्षी देखना चाहिए। वो सब मिलकर फैसला करते हैं। अगली सुबह होते ही कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, बंटी कबूतर और चीकू तोता दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर पेड़ के पीछे छुपे बादल कौवा, बिजली कपी और उनका बेटा जुगनू ये सारी बातें सुन रहे थे। बादल जी, जरा देखो तो सही, ये चिड़िया वाले अपनी मीना के लिए दूल्हा ढूंढने दूसरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। हाँ बिजली, हमें भी चुपके से इनका पीछा करना चाहिए ताकि हम इनका काम खराब कर सके। हाँ मम्मा पापा, जल्दी चलो, चलते हैं, इनका तमाशा देखने को मिलेगा। ये सोचकर वो तीनों चोरों की तरह चुपके चुपके इनके पीछे पीछे हवा में उड़ने लगते हैं। काफी देर उड़ने के बाद सभी पक्षी एक बिल्कुल अनजान और पुरस्कार इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां घना अंधेरा था। वो जगह अजीब थी। वहां ऊंचे ऊंचे विशाल पेड़ थे और चारों तरफ एक हल्की नीली जादुई रोशनी फैली हुई थी, जिसे देखकर सबके पर कांपने लगते हैं। चंदू भाई, ये जगह कुछ अजीब और डरावनी लग रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ कबूतर यार, अब मुझे याद आया, मैंने अपने बुजुर्गों से इस जगह के बारे में सुना है। चीकू भैया, जल्दी बताओ, कैसी जगह है? क्या बात सुनी है तुमने? कोमल बहन, इसे जादुई जंगल कहते हैं। यहाँ कुदरत का अपना एक कानून चलता है। सभी ये सुनकर हैरान और परेशान रह जाते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उनके सामने एक बूढ़ा सफेद उल्लू तुरंत प्रकट होता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। प्रणाम यात्रियों, इस जादुई जंगल में आप सबका स्वागत है।
उल्लू दादाजी, हमें माफ करना, हम रास्ता भूल गए हैं। हमें तो बस दूसरे जंगल की तरफ जाना है, हमें रास्ता बता दीजिए। चिड़े बेटे, इस जादुई जंगल का ये नियम है। यहाँ से होकर जाने वाले हर यात्री को 3 कठिन परीक्षाएं पूरी करनी होती हैं। उल्लू दादाजी, अगर हम इन परीक्षाओं को पूरा ना कर पाए तो क्या होगा? तो चिड़िया बेटी, आप पक्षी जिंदगी भर इस जादुई जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहीं कैद हो जाएंगे। उल्लू की ये बात सुनकर सभी पक्षी बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इधर झाड़ियों के पीछे छुपे बादल, बिजली और जुगनू भी ये सब बातें सुनकर डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तभी बूढ़ा उल्लू कहता है, पक्षियों, चलो मेरे साथ, तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसा कहते हुए बूढ़ा उल्लू उन सब पक्षियों को एक बड़े मैदान में ले जाता है, जहाँ 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता सोने और हीरों की चमक से भरा हुआ था, जबकि दूसरा बिल्कुल साधारण मिट्टी का रास्ता था। यात्रियों, इन दोनों में से एक रास्ता बिल्कुल सही है और दूसरा गलत। अब चुनो कि किस रास्ते पर जाओगे। चंदू भाई, मुझे लगता है कि ये सोने वाला सुंदर रास्ता ही सही होगा। चलो इस पर ही चलते हैं। कोमल चिड़िया कुछ और सोचने लगती है। तभी वो रास्ते को ध्यान से देखती है और कबूतर को रोकती है। नहीं बंटी भैया, हमें इस चमकदार रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों कोमल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कबूतर ठीक कह रहा है, मिट्टी वाला रास्ता तो बहुत खराब दिख रहा है। चंदू जी, असली और सच्चाई का रास्ता हमेशा चमकदार और सुंदर नहीं होता। दिखावे के पीछे अक्सर धोखा होता है। कोमल चिड़िया की बात मानकर सभी पक्षी उस साधारण मिट्टी वाले रास्ते पर आगे चल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद बूढ़ा उल्लू इनके सामने आता है और मुस्कुराने लगता है। बहुत खूब कोमल बेटी, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही था। तुम्हारी पहली परीक्षा पूरी हुई। उधर दूसरी तरफ बादल कव्वा लालच में आकर उसी सोने वाले चमकदार रास्ते पर भागता हुआ चला जाता है, परंतु जैसे ही वो वहाँ पाँव रखता है तो वो सोने का रास्ता गायब हो जाता है। तभी बादल कव्वा एक गहरी खौफनाक दलदल में फंस जाता है और वो नीचे धंसने लगता है। बचाओ, बिजली, जुगनू, मुझे बचाओ, मैं तो दलदल में डूब रहा हूँ। बहुत मुश्किल से बिजली कवि और जुगनू एक लकड़ी का सहारा देकर बादल कव्वे को बाहर निकालते हैं। अब दूसरी परीक्षा शुरू हो जाती है। उल्लू उन्हें एक तेज बहती हुई नदी के किनारे ले जाता है। नदी के बीचों बीच पत्थर पर एक छोटा सा घायल पक्षी पड़ा था, जो दर्द से रो रहा था। यात्रियों, ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले फैसला करो, इस घायल पक्षी की मदद करोगे या अपने समय को बचाकर अपनी यात्रा जारी रखोगे। उल्लू की बात सुनकर सभी पक्षी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। नदी का पानी बहुत तेज था, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता था, परंतु कोमल चिड़िया का दिल पिघल जाता है। चंदू जी, बंटी और तोते भैया, हम अपने फायदे के लिए किसी मुसीबत में पड़े मासूम को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, ये पाप है। फिर सभी पक्षी एकता दिखाते हैं, मिलकर नदी के तेज पानी से उस घायल पक्षी को बचाते हैं। कोमल इसके पंख पर पट्टी बांधती है और इसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देती है। जैसे ही वो पक्षी किनारे पर आता है तो वो घायल पक्षी चमकने लगता है और एक जादुई सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है। शाबाश नेक दिल पक्षियों, तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। ये कहकर उल्लू उन्हें एक बहुत ही विशाल और पुराने पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ का दृश्य देखकर सभी रुक जाते हैं। इस विशाल पेड़ के नीचे 3 पक्षी खड़े थे। तीनों ही दिखने में सुंदर, चमकदार और ताकतवर दिखाई दे रहे थे। कोमल चिड़िया, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इन तीनों पक्षियों में से एक पक्षी तुम्हारी बेटी मीना के लिए सबसे योग्य और सच्चा साथी है, परंतु अपनी बुद्धि से तुम्हें पहचानना होगा कि वो कौन है। उल्लू की बात सुनकर पहला पक्षी गरूर से अपने पंख फैलाने लगता है और चमकने लगता है।
पूरे जंगल में मुझ जैसा सुंदर और आकर्षित कोई नहीं है। मीना के लिए मुझसे अच्छा रूप किसी का नहीं है। ये सुनकर दूसरा पक्षी आगे बढ़ता है और अपनी हीरों की पोटली निकालते हुए बोलता है, मेरे पास बहुत धन दौलत और बड़ा महल है। मैं मीना को राजकुमारी बनाकर रखूंगा, इसलिए मैं ही सबसे योग्य हूँ। इन दोनों के बाद तीसरा पक्षी बिल्कुल चुपचाप और साधारण अंदाज में एक कोने में खड़ा रहता है। वो कोई दिखावा नहीं करता। उसी समय अचानक एक छोटा बच्चा पक्षी पेड़ से नीचे गिर पड़ता है और रोने लगता है। पहला और दूसरा पक्षी उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जबकि तीसरा पक्षी तुरंत इस बच्चे की मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। वो बच्चे को प्यार से उठाता है और उसकी मट्टी साफ करता है, पीने के लिए पानी देता है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट आ जाती है। उल्लू दादाजी, हमें हमारी परीक्षा का जवाब मिल गया है। बताओ कोमल बेटी, कौन है मीना के लिए सही और योग्य पक्षी? उल्लू दादाजी, ये तीसरा पक्षी ही हमारी मीना के लिए बिल्कुल सही साथी है। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि रूप की सुंदरता और धन दौलत से ज्यादा जरूरी पक्षी का अच्छा दिल और इसका नेक स्वभाव होता है, जो इस तीसरे पक्षी के पास है। उल्लू, चिड़िया और चंदू चिड़े का ये जवाब सुनकर खुश हो जाता है। मुबारक हो, तुमने तीसरी परीक्षा भी बिल्कुल सफलता से पूरी कर ली है। चिड़िया बहन, 2 दिन बाद मेरे जुगनू का जन्मदिन है, तुम जरूर आना। बिजली बहन, मैं जरूर आऊंगी। मैं मीना और बबलू को भी लेकर आऊंगी और अपने छोटे जुगनू के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा जुगनू बहुत खुश है। मैं और बिजली दूसरे जंगल जा रहे हैं। अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें लेने जा रहे हैं। बादल जी, अब चलो, मौसम बहुत खराब है। अगर हम चीजें ना लेकर आए तो हमारा जुगनू नाराज हो जाएगा। आज बिजली कव्वी और बादल कव्वा बहुत खुश थे। वो दोनों उड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। कोमल चिड़िया खुद से ऐसे बातें करती है और फिर अपने बच्चों के लिए दाना लेने वहाँ से चली जाती है। बिजली कव्वी और बादल कव्वा दूसरे जंगल के बाजार में जाते हैं। वो एक दुकान से अपने बेटे जुगनू के लिए बर्थडे का सामान लेते हैं। बिजली, ये एरोप्लेन देखो कितना सुंदर है, मेरे जुगनू को बहुत पसंद आएगा। हाँ बादल जी, और ये चश्मा देखो कितना सुंदर है, इसे लगाकर मेरा बेटा जुगनू हीरो लगेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की चीजें खरीदते हैं। ऐसे बिजली कव्वी और बादल कव्वा जंगल में शॉपिंग करते हैं और वापस अपने जंगल के लिए उड़ते हैं। अभी वो रास्ते में ही पहुँचे थे कि आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा थी। बिजली और बादल के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था और वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जुगनू घर में अकेला होगा, वो डर रहा होगा। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो, मैंने जुगनू को समझाया हुआ है, अगर मौसम खराब हो तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे वो मम्मा कव्वी और पिता कव्वा बातें कर रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसी पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर उन दोनों पर आकर गिरती है। वो दोनों कव्वे उस बड़ी डाल के नीचे दब जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। सारी चीजें उनके पास ही पड़ी थी। उनके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो वहाँ से निकल पाते और वो कव्वे अब इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। मम्मा, पापा, जल्दी जल्दी घर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। छोटा जुगनू खिड़की में बैठा अपनी मम्मा पापा को आवाजें लगा रहा था। वो ये नहीं जानता था कि अब उसके माता पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो थक जाता है और उठकर अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। वो अपनी मम्मा का कंबल उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। मेरी मम्मा के कंबल से तो मम्मा की खुशबू आ रही है, परंतु मेरी मम्मा तो बारिश में भीग रही होगी। ऊपर वाले मेरी मम्मा पापा को सुरक्षित रखना। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। बारिश पूरी रात बरसती है। अगली सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। छोटा जुगनू उड़ता है और रसोई से जाकर एक मीठा फल खा लेता है
अब तक मम्मा पापा को आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं चिड़िया आंटी से जाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए छोटा कप्पा वहाँ से उड़ता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आता, क्योंकि कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना लेने गई हुई थी। छोटा जुगनू वापस जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आ रहा हूँ। कल की बारिश में हमारे जंगल के बादल और बिजली एक हादसे में चल बसे। मैंने उन दोनों को बड़ी पेड़ की डाल के नीचे दबे हुए देखा है। क्या तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बहुत खुश थे कल, और वो खुशी खुशी दूसरे जंगल से अपने बेटे के लिए सामान लेने गए थे, क्योंकि जुगनू का जन्मदिन था। चिड़िया बहन, कब है जुगनू का जन्मदिन? कल है जन्मदिन। चिड़िया बहन, अब हम कव्वे और कपी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम जुगनू का तो ध्यान रख सकते हैं। मैं उसे अपने घर ले जाता हूँ। मम्मा, क्यों ना हम छोटे जुगनू को अपने साथ ले जाएं? वो हमारे साथ खुश रहेगा। हाँ तोते भैया, मीना ठीक कह रही है। मैं छोटे जुगनू को अपने साथ अपने घर पे ले जाती हूँ। वो वहाँ छोटे बच्चों के साथ खुश रहेगा, ऐसे उसका दिल भी लगा रहेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कव्वों के घर जाती है। आंटी, आप आ गई। मैं आपके घर गया था अपने मम्मा पापा का पूछने। हाँ बेटा, मैं आपको यही बताने आई हूँ। बेटा, आपको याद है ना कि पिछली बारिश में आपके दोस्त चिंटू के मम्मा पापा मर गए थे ना? हाँ आंटी, मुझे याद है। बेटा, ऐसे ही आपके मम्मा पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कल की बारिश में हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर छोटा जुगनू रोने लगता है। मेरे मम्मा, मेरे पापा, मैं अब अपने मम्मा पापा कहाँ से लूँगा? ऐसे कहते हुए छोटा जुगनू जोर जोर से रोने लगता है। बेटा चुप कर जाओ, आप मेरे साथ चलो। मीना और बबलू आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कोमल चिड़िया छोटे जुगनू को अपने घर ले जाती है, जहाँ चिड़िया के बच्चे जुगनू का बहुत ख्याल रखते हैं। अगले दिन सभी जंगल के पक्षी मिलकर छोटे जुगनू का जन्मदिन मनाते हैं। सभी पक्षियों को अपना इतना ख्याल रखते हुए देखकर छोटा जुगनू बहुत खुश था। कोमल चिड़िया जुगनू के लिए बड़ा केक लेकर आती है। आंटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना समझा और आप सभी मेरी खुशियों में शामिल हुए। ऐसे जंगल के सभी पक्षी छोटे जुगनू का ध्यान रखते हैं, ताकि उसे मम्मा पापा की कमी कभी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया जंगल में गिरे हुए रंग बिरंगे पंख जमा करती थी और इनसे बहुत सुंदर हाथ वाले पंखे बनाती थी, ताकि तपती धूप में पक्षी सुकून पा सके। मम्मा, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ ये पंखे बेचने। नहीं मीना बेटी, आप थक जाओगी। मम्मा, आप भी तो थक जाती होंगी। नहीं मीना बेटी, आप घर पर ही रहो और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाले पंखे लेकर वहाँ से चली जाती है और मीना घर के अंदर कुंडी लगाकर बैठ जाती है। हाय हाय पिंकी, ये पंखा तुमने कैसे तोड़ दिया? अभी कल ही तो मैंने चिड़िया से खरीदा था। मम्मा, मैं तो खेल रही थी, न जाने ये कैसे टूट गया। पंखे लो, रंग बिरंगे पंखों वाले पंखे लो। ऐसे कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में टोकरी उठाए अपने पंखे बेच रही थी। मैं पूछती हूँ इस चिड़िया से, कैसे पक्षियों को बेकार के पंखे बेच रही है? ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। बिजली बहन, कौन सा पंखा चाहिए आपको? मेरे पास हर रंग के पंखे हैं। चिड़िया, कल मैंने तुमसे जो पंखा लिया था वो टूट भी गया है। तुम्हारे ये परों के पंखे तो बहुत बेकार हैं। बिजली बहन, एहतियात से रखोगी तो कभी पंखा नहीं टूटेगा। जरूर कोई दबाव डाला होगा तुमने। मैं तुम्हारी चूचू सुनने नहीं आई। मेरे कल वाले पैसे मुझे वापस दो। बिजली बहन, मैं अभी अपने घर से आई हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाती हो आज जंगल में ये पंखे बेचने। बिजली, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। अगर मैंने ये पंखे ना बेचे तो मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी?
कोमल चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो बिजली कभी उसकी टोकरी छीन लेती है और टोकरी को उठाकर नीचे फेंकती है। टोकरी नीचे गिरते ही चिड़िया के पंखों वाले बने हुए पंखे टूट जाते हैं। बिजली, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी? चल चल भाग यहाँ से, अब मुझे रो रो कर न दिखा, वरना अपने पति को बुलाकर बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। अपनी खाली टोकरी उठाकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रोती हुई कोमल चिड़िया तोते के ढाबे पर जाती है। तोते भैया, उस काली कपी ने मेरे सारे पंखे तोड़ दिए। अब मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी? आज उधार में तुम मुझे भोजन दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया बहन, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। बहुत महंगाई हो गई है जंगल में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम चली जाओ यहाँ से। कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो बेचारी क्या करती, उसकी बेटी भूखी थी। वो रोती रोती कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं तुम्हारा भोजन जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, बंटी सारा दिन मेहनत करता है और ये भोजन कमा कर लाता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भोजन चाहिए तो मेरे सारे घर के काम कर दो, और हाँ, बर्तन भी अच्छे से धो देना। ठीक है कबूतरी बहन, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतरी के घर के सारे काम करती है और बदले में भोजन लेकर घर की ओर चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को बादल कौवा रोक लेता है। चिड़िया, ये तुम्हारे पास पोटली में क्या है? कौवे, इस पोटली में मेरी बेटी के लिए भोजन है। अच्छा चिड़िया, तुम मुझे ये पोटली दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं कौवे, मैं खुद भी भूखी हूँ, लेकिन ये भोजन मेरी बेटी का है, मुझे जाने दो। ये सुनकर बादल कौवे को गुस्सा आता है। वो चिड़िया से पोटली छीनकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। मीना अपने घोंसले में सोई हुई थी कि तभी उसके ख्वाब में जंगल की परी आती है। मीना, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। वो कौवे तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी माँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो दुष्ट कौवे उसे बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ जंगल की परी, मेरी मम्मा बहुत परेशान रहती है। फिर जंगल की परी मीना को एक जादुई झाड़ू देती है। मीना बेटी, कल तुम अपनी मम्मा के साथ जाना और ये झाड़ू जरूर लेकर जाना। ये जादुई झाड़ू उन कौवों को सीधा कर देगा। तभी मीना की आँख खुलती है और झाड़ू उसके पास पड़ा था। कोमल चिड़िया भी रोती हुई आ जाती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं मीना बेटी, मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकी। मम्मा, मुझे सब मालूम हो गया है। जंगल की परी ने मुझे ख्वाब में आकर सब बताया है, और ये देखिए, ये झाड़ू भी उन्होंने दिया है। कल मैं आपके साथ जाऊंगी, आप देखना उन काले कौवों को हम कैसा सबक सिखाते हैं। अगले दिन कोमल चिड़िया फिर से पंखे बनाकर अपनी टोकरी में रखकर जंगल में चली जाती है। आज मीना भी अपनी मम्मा के साथ झाड़ू लेकर जाती है। रास्ते में बिजली और बादल कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को रोक लेते हैं। चलो छोटी चिड़िया, मेरे घर की सफाई कर और अपनी बेटी से कहे मेरे बर्तन धो दे। हाँ हाँ, बिजली ठीक कह रही है, जल्दी कर, काम कर। कौवों, मुझे जाने दो, मुझे तंग मत करो। दुष्ट कौवों, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए मीना अपने जादुई झाड़ू से कहती है, झाड़ू झाड़ू अपना काम दिखा और इन काले कौवों को सबक सिखा। मीना के कहते ही वो जादुई झाड़ू उड़ता है और कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। कौवे डर के मारे आगे आगे उड़ रहे थे और जादुई झाड़ू पीछे पीछे। मार मार कर वो जादुई झाड़ू कौवों को दूर फेंक आता है। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।